आज के लेसन में हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जाने। लास्ट लेसन में हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जाने थे, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। तो वो जो ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है, आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आपको याद है तो। और नहीं तो रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले देखेंगे। पहला पॉइंट जो है हमारा, टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा, विद लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इम्बैलेंस हैज डेवलप्ड इन कार्बन साइकिल विथ मोर CO2 एंटरिंग द एटमॉस्फेयर एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन फोटोसिंथेसिस। इसमें ये लिखा गया है कि जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता था पहले, मतलब होता है या फिर होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में अगर रिलीज़ होता है तो वो जो है एक इनबैलेंस क्रिएट करता है। जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो है एक बैलेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मात्रा में रहनी चाहिए, एक पर्टिकुलर उसका जो है मतलब एक रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, जिससे अगर ऊपर वो जाता है तो ये हमारे लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है या फिर ये एक थ्रेट हो सकता है। लेकिन अगर मात्रा के नीचे रहता है तो एक बैलेंस क्रिएट होकर रहता है, जिसकी वजह से जो है हमारा टेम्परेचर का मतलब बना रहना, और जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उतना टेम्परेचर बना रहना, फिर प्लांट्स का जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प होना, ऐसे बहुत सारे उसके बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो लार्ज स्केल में देखेंगे उसका रीज़न क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हुआ है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्यों बढ़ा है। तो मेन रीज़न क्या क्या है थोड़ा सा देखेंगे। तो with large scale deforestation, industrialization, urbanization and increased use of automobiles, an imbalance has developed in carbon cycle with more CO2 entering the atmosphere than its utilization in photosynthesis। तो अभी क्या हो रहा है, तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर कौन यूज़ करता है दिन के टाइम में, प्लांट यूज़ करता है। हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ करते हैं। लेकिन प्लांट ही एक ऐसा क्रिएचर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करता है। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता था उसको काट रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने वाली चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ चुका है, और ऑटोमोबाइल्स का यूज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज़ होना है, जितना अमाउंट में रिलीज होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ये रिलीज हो रहा है। और जो सोखने वाला चीज़ था प्लांट्स, जिसको वो यूज़ करते थे फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन रिलीज करते थे, उसी को ही हम लोग काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, और ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो है कम हो रहा है धीरे धीरे, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर, दिस इज increase in atmospheric carbon dioxide has led to greenhouse effect and global warming। तो अभी जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ये क्या कर रहा है, हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको जो है ये एक्सेलरेट करता है, एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है क्रिएट करता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन transparent structures made of plastic or glass that house small plants. These structure are actually called greenhouse। तो मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, कोई प्लास्टिक का या फिर ग्लास का यूज हुआ है, और उसमें जो है प्लांट्स, अगर उसके अंदर हम लोग छोटा सा प्लांट रखेंगे तो ये जो है हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ग्रीन हाउस बोलेंगे। तो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर को दर्शाता है, और उसके अंदर जो प्लांट्स है उसको हम लोग धरती के ऊपर मौजूद प्लांट्स के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है कि ग्रीन हाउस इज ए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दैट अलाउ सनलाइट टू एंटर बट डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। मान लीजिए एक ग्लास का ही है, घर है छोटा सा, उसके अंदर जो है थोड़ा से प्लांट है, तो उसमें अगर हम लोग लाइट पास करेंगे तो लाइट अंदर चला तो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये क्लोज्ड चैम्बर है तो उससे बाहर जो है ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इसके वजह से ये लाइट जो है अंदर चला जाता है, लेकिन उसके अंदर जो है ये एयर टाइट हो गया है। तो ग्लास के अंदर जो है एयर टाइट है, कुछ जो है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस है, जिसके वजह से ये क्या होता है, बाहर नहीं आ पाते। तो ये जो है हमारा ग्रीन हाउस का एक छोटा सा एग्जाम्पल है।
तो फिर यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि जैसे ग्लास हाउस था, उसी तरह से हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे गैसेस बन चुके हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कि हमारा आया हुआ टेम्परेचर जो भी अंदर आता है उसको बाहर जाने नहीं देते हैं और ब्लॉक करके इसके अंदर रख देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है और धीरे धीरे बहुत स्पीड से ये ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से हमें आगे ग्लोबल वार्मिंग जैसे थ्रेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, दिस कॉजेज द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस टू इंक्रीज अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग कंडक्टिव climatic conditions such as temperature and humidity for optimum growth. Greenhouses also provide protection against pests, strong winds, etc. तो ये क्या होता है ना यहाँ पे, तो ये जो ग्रीन हाउस छोटा सा है इसमें क्या होता है, तो टेम्परेचर जो इनसाइड है, जो ग्रीन हाउस जो बनाया है हम लोगों ने, छोटा सा ग्रीन हाउस का जो एग्जांपल लिए हैं, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता है और इसमें जो है कंडक्टिव क्लाइमेट जो है, यानी कि this causes the temperature inside the greenhouse to increase apart from maintaining conducive climatic conditions such as temperature, humidity for optimum growth. Greenhouse also provide protection अगेंस्ट पेस्ट, स्ट्रॉन्ग विंड्स एट्सेट्रा। तो ये जो है टेम्परेचर जो है ग्रीन हाउस के अंदर बढ़ता है, क्योंकि ये जो है हीट आता है वो जा नहीं पाता है, एस्केप नहीं हो पाता है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो एक हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो कि एक प्रॉपर मतलब कंड्यूसिव, यानी कि जो हेल्प करता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ में जो है हेल्प करता है मेंटेन करने में। ठीक है, जो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी होता है, ये ज़्यादातर ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन एक प्रॉपर मात्रा में अगर रहता है, प्रॉपर मतलब उसका जो लिमिटेशंस है उसके अंदर अगर रहता है तो ये ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये जो है कंड्यूसिव क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं हो पाता है, यानी कि सपोर्ट नहीं करता है। फिर ग्रीन हाउस ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड एट्सेट्रा। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, पेस्ट से जो है बचाता है और जो है स्ट्रॉन्ग विंड से भी बचाता है। तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू एन ओवरऑल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। द गैसेस दैट कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड 60% इफेक्ट जो है क्रिएट करता है, वेपर मीथेन जो है 20% इफेक्ट क्रिएट करता है, और फिर नाइट्रोजन है 6% इफेक्ट क्रिएट करता है, और ओजोन जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी 14% का इफेक्ट जो है क्रिएट करता है। और ये सारे गैसेस जो है हमें याद रखनी चाहिए, MCQs में आ सकती हैं। फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफेयर। तो ग्लोबल वार्मिंग इन जनरल टर्म में हम लोग अगर देखेंगे तो हमारा अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए था वो ज़्यादातर इंक्रीज हो चुका है। जो अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है, जितना परसेंट वो एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए था उससे ज़्यादा हो चुका है, जिसके वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो है हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग यानी क्या, ग्लोब यानी कि हमारा धरती है, वार्मिंग यानी कि गर्म होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे, global warming occurs when carbon dioxide and other air pollutants and greenhouse gases collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the earth's surface। तो ग्लोबल वार्मिंग जनरली कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर कुछ पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, कुछ मतलब इम्प्योर्ड पार्टिकल्स हो गया, डस्ट जैसे पार्टिकल्स हो गया, या फिर जो आस वगैरह हो गया, और फिर जो वेपर्स, वाटर वेपर्स हो गया, ये सब जो है एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और जो ग्रीन हाउस गैसेस जो भी है, जो कि ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग ऑकर्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेस कलेक्ट in the atmosphere, absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the earth's surface।
तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से, और एक कारण ये भी हो सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स जैसे डस्ट हो गया और एयर वेपर, वाटर वेपर हो गया और आश हो गया, ये सब जो एयर पोल्यूटेंट्स है ये जो ज़्यादातर क्या करते हैं, और जो अधिक मात्रा में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, तो ये सब क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में जब बढ़ जाते हैं तो ये सनलाइट को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो सोलर रेडिएशन आता है, जो सोलर रेस आता है, वो फिर रेडिएट होकर वापस जाता है। तो वापस जाते टाइम भी जो है ये लोग जो है उसको जाने नहीं देते हैं और अपने अंदर खींच के रख देते हैं, जिसकी वजह से दो बार जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। एक तो सनलाइट जब आता है उस टाइम ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर जब रेडिएट होके जाता है तब भी जो है ये फिर जा नहीं पाता है ज़्यादा एयर में, जो है एटमॉस्फेयर में जो है इम्प्योरिटीज़ के वजह से, एयर पोल्यूटेंट्स के वजह से, ठीक है। तो दोनों साइड जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर जो थर्ड पॉइंट है ये है ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। तो जनरली ग्लोबल वार्मिंग जो है ये किसका रिजल्ट है, ये मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है, इंडस्ट्री से जो है वाटर तो पोल्यूटेड होता ही है, क्योंकि वाटर में डायरेक्टली उनका वेस्ट मटेरियल जो है सीवेज के थ्रू से जाके मिल जाता है, और इनके जो चिमनीस होते हैं, बहुत बड़े बड़े चिमनीस होते हैं, उसके थ्रू से जो है डिफरेंट टाइप का जो है धुआं निकलता है, केमिकल्स मिला हुआ जो है धुआं निकलता है, उसमें ऐश भी निकलता है, जो कि हेवीली हमारा एटमॉस्फेयर को जो है पोल्यूट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से जो है टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने की चांसेस रहती है, और ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन थ्रेट भी है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या है, जो कोल को हम बर्न कर रहे हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, चाहे एनर्जी निकालने के लिए हो, चाहे इंजिन्स चलाने के लिए, जो भी है, जिसके लिए भी हम अगर कोयला का यूज करते हैं, तो उससे भी जो है बर्निंग के बाद, कंबस्शन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो हमारा पेड़ लगाना चाहिए था इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए, उस जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, और भी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो क्या होता है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद है वो सूखना चाहिए था, वो तो सूख नहीं पाता है, फिर प्लांट नहीं है तो सूख नहीं पाएगा, और वो जमा होता है, उसके उस ऊपर क्या होता है, फिर हम लोग जो इंडस्ट्रियलाइज करते हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग जला रहे हैं, तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड जो भी निकलता है वो भी फिर जाके फिर जो है जमा हुआ रहता है। तो ये सब जो है रीज़न मेनली ग्लोबल वार्मिंग को इफ़ेक्ट करता है। फिर जो है हम लोग देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या हो सकता है, कितना हम लोग डेंजरस सिचुएशन में हैं, और ये इसका थ्रेट जो है हमारे पीढ़ी के ऊपर क्या आ सकता है। तो पहला पॉइंट ये है कि इट हैज़ been observed that in the past 3 decades the average temperature of the earth has increased by 0.6 degrees centigrade. As a result, the natural water cycle has been disturbed, resulting in changes in the pattern of rainfall. It also changes the amount of rainwater. तो मेनली जो है अभी 30 साल में अगर हम लोग देखेंगे, 3 डिकेड्स यानी कि 10 ईयर्स को एक डिकेड बोलते हैं, और 3 डिकेड यानी कि 30 साल। अगर 30 साल का हम लोग पास्ट 30 साल का अगर हम लोग देखेंगे, तो रिपोर्ट देखेंगे, तो उससे पता चलता है कि टेम्परेचर जो है अर्थ का 0.6 डिग्री जो है इंक्रीज हो चुका है, जिसके वजह से जो है पहला हमारा जो नेचुरल वाटर साइकिल था, जो बारिश का सीज़न था, टाइमली होता था, या फिर जब धूप आना चाहिए था, जब हमारा गर्मी का मौसम आना चाहिए था, सर्दी का मौसम आना चाहिए था, जब बारिश का मौसम आना चाहिए था, टाइमली होता था, वो अभी डिस्टर्ब हो चुका है, और रेनफॉल का पैटर्न जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो जो जहाँ पे रेनफॉल हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, जहाँ पे नहीं हो रहा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, और जब रेनफॉल होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तुरंत, अगर जैसे कि हम लोग रेनफॉल नहीं बोल रहे उसको, मतलब बादल का फटना बोल रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट बोल रहे हैं, तो उस तरह से बारिश होता है जो कि एकदम से फ्लड तक हमें ले जाता है। तो उस तरह से जो है रेनफॉल का पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। चेंजेस द अमाउंट ऑफ रेन वाटर, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है चेंजेस द अमाउंट ऑफ रेन वाटर, क्योंकि रेन वाटर का जो है अमाउंट होना चाहिए, जो जितने सेंटीमीटर में हमारा जो है रेन वाटर कलेक्ट होना चाहिए, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेन वाटर कलेक्ट होता है, यानी कि वो दर्शाता है कि जो है इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा बारिश का होना, ये कहीं ना कहीं फ्लड क्रिएट करने में भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है,
फिर जो है दूसरा पॉइंट क्या है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड माउंटेन ग्लेशियर्स हैव कॉज्ड द राइज इन द सी लेवल लीडिंग टू द इनंडेशन ऑफ कोस्टल रीजन्स। तो जो ये जो पोलर आइस कैप्स जो है हमारा पोलर रीजन में जो भी आइस का जो हम लोग देख रहे हैं कि परत जो है जमा हुआ है, और माउंटेन में जो भी आइस मतलब ग्लेशियर्स है या फिर आइस बर्फ़ का चद्दर है, वो जो है धीरे धीरे जो है मेल्ट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बढ़ना और दूसरे गैसेस का बढ़ना, फिर उसके वजह से जो है टेम्परेचर का एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होना। तो लगभग जो टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है उसके वजह से क्या होता है ना, हमारा ये जो है आइस जो है मेल्ट हो रहा है, और आइस मेल्ट होके क्या होता है फिर रिवर के थ्रू से जाके सी में मिलता है, ओशन में मिलता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है फिर उसका जो है सी लेवल, यानी कि जो कि हमारा सी एंड ओशन का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है कोस्टल रीजन यानी कि तटीय इलाका जो भी है वो डूबने की चांसेस, इनंडेशन यानी कि डूबने की चांसेस जो है ज़्यादा रहता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, अपर पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर बिकम कूलर ड्यू टू रिड्यूस्ड पैसेज ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। दिस इन टर्न हैड लेड टू श्रिंकिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अपर पार्ट जो है हमारा एटमॉस्फेयर का कई सारे लेयर्स होते हैं, तो उसके जो एकदम अपर पार्ट जो है वो धीरे धीरे जो है मतलब कूल होने लगा है, पहले से ज़्यादा मतलब उसका टेम्परेचर डाउन होने लगा है। और क्योंकि ये कूल रहा है तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन आता था, मतलब जो हमारा सन से जो रेज आता है उसका डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन रहता है ना, वेव रेडिएशन डिफरेंट रहता है। तो वो जो वेव रेडिएशन के हिसाब से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वाले जो रेज हैं तो वो ज़्यादातर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो इनका जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वाले जो रेज हैं उनका आना भी कम हो चुका है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर का अपर लेयर है ये धीरे धीरे जो है कूल होने लगा है। और जो है जिसकी वजह से मान लीजिए एक ऊपर का लेयर जो है अगर कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो एक्सपांसन कम हो रहा है, ये थिन हो रहा है तो क्या होता है टोटल में अगर हम लोग एटमॉस्फेयर का लेंथ देखेंगे तो एटमॉस्फेयर भी जैसे लग रहा है कि श्रिंक हो चुका है, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो थिकनेस है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का थिकनेस अगर कम होता है तो हमें उसमें से भी जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फील होने लगेगा। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है हमारा एयर पोल्यूशन चेंजेस इन फूड एंड वाटर सप्लाईज रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है फूड एंड वाटर सप्लाईज में भी जो है चेंज देखने को मिलता है। और क्योंकि एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसके वजह से बारिश के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बारिश के पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो फिर हमारा जो कल्टीवेशन में भी चेंज आ रहा है, फूड का कल्टीवेशन चेंज हो रहा है, फूड के कल्टीवेशन चेंज हो रहा है तो हमारा फूड का मतलब वेराइटी भी चेंज हो रहा है, जो हमें स्टेपल फूड्स चाहिए होता है सफिशिएंट मात्रा में नहीं बन पाता है, और उस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है। फिर वाटर सप्लाईज में भी चेंज होता है, क्योंकि जो बारिश का सही समय पे ना होना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना, ये सब जो है फिर वाटर सप्लाईज में भी जो है चेंज लाता है। ये सब जो है रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। ऑल हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो है इसका फिर क्या है सही इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सही टाइम में सही चीज़ अगर नहीं मिलता है तो हमारा हेल्थ जो है उसमें भी हमें डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। किसकी वजह से, ये सब कारण है ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे एक एक करके। तो पहला पॉइंट जो है ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट वन इज रेड्यूस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। पहले तो हमें जो है फॉसिल फ्यूल का यूज जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, रिडक्शन उसमें आना चाहिए। जो भी हम कोयला जैसे ईंधन, पेट्रोल जैसे ईंधन जलाते हैं, और थोड़ा सा हमें जो है ये पेट्रोल जलाने वाले जो ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जितना हमारा कोयला का खपत हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये सब जो है थोड़ा सा हमें पहले कम करना पड़ेगा। फिर दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा जो है यूज़ ऑफ बायोफ्यूल्स।
तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? अगर ये यूज़ कम करेंगे तो फिर क्या यूज़ करेंगे? बायोफ्यूल्स, जैसे कि हमारा काऊ डंग से जो फ्यूल्स निकलता है, तो काऊ डंग का यूज़ करके हमें बायोफ्यूल्स निकालनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, हम लोग मतलब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को जो है डिकम्पोज करके उससे जो फ्यूल्स निकालते हैं, तो वो फ्यूल्स हमें यूज़ करनी चाहिए। या फिर हमारा जो सोलर एनर्जी मतलब जो भी यूज़ हो सकता है जिस चीज़ में, वो यूज़ करनी चाहिए। तो उस तरह से जो है हमें थोड़ा सा रिन्यूएबल जो कि रिसोर्सेस है हमारा रिन्यूएबल हो सकता है उसकी तरफ जानी चाहिए। और जो हमारा मतलब जिसका पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम हो और जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज थोड़ा सा कम हो, वो थोड़ा सा हमें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। फिर जो है यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज CNG एट्सेट्रा। तो ये जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स में आता है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज को हमें ज़्यादातर फोकस करनी चाहिए जो रिन्यूएबल हो सकता है इजीली, क्योंकि कोयला अगर ख़त्म होता है तो हम लोग कोयला का भंडार जो है फिर से बना नहीं सकते। पेट्रोल अगर ख़त्म होता है तो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी जो है हमारा इतने आसानी से बन नहीं पाता है, क्योंकि ये सब जो है बनने के लिए करोड़ों साल लग जाते हैं। ये अर्थ के अंदर जो है बनने के लिए भी करोड़ों साल लगा था। अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो एक ये पोल्यूशन क्रिएट करता है, दूसरा ये हमारा अर्थक्वेक वगैरह जो भी क्लाइमेट थ्रेट्स है उसको भी ये बढ़ावा देता है। तो इसको जो है हमें यूज़ करना कम करके रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के तरफ जाना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, CNG हो गया। इस तरह से एनर्जीज जो है यूज़ करनी चाहिए। फिर क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट को हम लोग काट रहे थे, डिफॉरेस्टेशन करके इंडस्ट्रीज लगा रहे थे और अर्बनाइज हो रहे थे, तो उसको थोड़ा सा कम करके हमें फिर रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। जिस जगह पे पेड़ है उसको बचाना पड़ेगा, उसके साथ साथ जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे जहाँ पे पेड़ है उसको तो सुरक्षा देने की ज़रूरत है। फिर जहाँ पे पेड़ नहीं है उस जगह पे फिर नए से जो है हमें जंगल बनानी चाहिए, पेड़ लगानी चाहिए और उसको जो है सुरक्षा देके फिर से जो है हमें रिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ठीक है, करना पड़ेगा। रिफॉरेस्टेशन होगा तभी जाके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और दूसरे जो है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जो है थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है। फिर क्या होता है? रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल्स हम हमेशा नए प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे इसका जो है रिसाइकल हम लोग यूज़ कर पाएँ। जैसे कि कुछ अच्छा, जैसे कि हम जो है फेंकने वाला प्लास्टिक बॉटल्स बार बार यूज़ किए बिना अपने साथ जो है एक अच्छा सा बॉटल लेके जा सकते हैं, कहीं से पानी भर के उसमें जो है फिर पी सकते हैं। तो बार बार हमारा जो वाटर का बॉटल जो है यूज़ करना, फिर उसको थ्रो करना, फिर जो है हमारा वेस्ट मटेरियल का क्रिएट करना, फिर उसको जो है रिसाइकल करना, इस तरफ जो है हम लोग देख रहे हैं। तो उससे पहले जो है हमें अवॉइड करना चाहिए कि कैसे हम लोग जो है वेस्ट मटेरियल का जो है यूज़ थोड़ा सा कम करें, जिससे हमारा वेस्ट निकलता है उसका थोड़ा सा हम लोग यूज़ कम करें। और जैसे अगर नहीं हो रहा है, अनएवॉइडेबल सिचुएशंस है, तो वहाँ पे हम लोग अगर कुछ यूज़ करते हैं, अगर वो रिसाइकलेबल है, तो हम लोग उसको कैसे ये रिसाइकल हो उसी जगह पे सही से फिर उसको जो है डिस्पोज करें, ताकि हमारा जो है वेस्ट मटेरियल का डंपिंग जो है थोड़ा सा कम हो, उससे निकलने वाली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो उस तरह से जो है हम थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए जो भी क्राइटेरिया है थोड़ा सा उसको फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो गैसेस है उसका निकलना थोड़ा सा कम हो सकता है और हमारा जो अर्थ है मतलब बर्बाद होने से बच सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में और भी बहुत चीज़ें, मतलब एक एक करके हम साइकिल भी देखेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, जैसे हम लोग प्रीवियस लेसन में देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल, तो उस तरह से हमारा फिर आगे जाके नाइट्रोजन साइकिल है। और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उस टाइम जो है हम लोग सियानोबैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो आने वाले लेसन में हम लोग ये जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।